बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आइए ज़रा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो बकिया डेरिवेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, ये फार्मूला मैंने आप लोगों के सामने किस तरह से डिराइव किया। अब आपको मालूम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला क्या होता है। अब लिखेंगे एज वी नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी G ओवर R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन का। अब ये जो R स्क्वायर है, आज मैं इस R स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, जो कि क्या है R1 R2। तो आज से ये फॉर्मूला हो गया हमारा G ओवर R स्क्वायर की जगह R1 R2। इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं, G ओवर R1 R2। नाउ स्टूडेंट्स, आपको याद है ना हमारा आर्टिकल क्या चल रहा था, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहां से ऑब्जेक्ट को उठाओ, इन्फिनिटी तक लेकर जाओ, जितना वर्क होगा। मसला क्या आया, यहां से अगर यहां तक जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है तो आप पोटेंशियल एनर्जी का जो सिंपल फार्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने कहा बजाय यहां से यहां डायरेक्ट जाने के, मैं छोटे छोटे इंटरवल्स बना देता हूं। इतने छोटे इंटरवल और इतने करीब करीब कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। जब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी तो मैं 1 से 2 तक जाने का वर्क निकालूंगा, फिर 2 से 3 तक जाने का वर्क भी निकालूंगा, और फिर करते करते सारे वर्क्स निकालकर उनको ऐड कर दूंगा, तो वही पॉइंट 1 से n तक जाने का वर्क होगा। दूसरे अल्फाज में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वक्त आ गया अब मैं पहले इंटरवल का यानी कि 1 से 2 तक जाने का वर्क निकालूंगा। स्टूडेंट्स, अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे पहले इंटरवल का। पहला इंटरवल है यानी कि 1 से 2 तक जाने का। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है ना, FD cos थीटा आता है। ये cos थीटा एंगल किसके दरमियान बनेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को मैं लेकर जा रहा हूं यहां से यहां, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो है ऊपर को, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां खींच रही है, नीचे को। ये एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। और हमें मालूम है cos 180 -1 होता है, ये बनेगा cos 180 और cos 180 होते हैं -1, तो ये माइनस आ जाएगा साथ FD। अब F क्या है, फोर्स है। वो फोर्स तो मैंने अभी कैलकुलेट किया, ये देखिए। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 में पहले आएगा नेगेटिव साइन, साथ आएगी फोर्स। फोर्स कितनी है, G ओवर R1 R2, और साथ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जा रहे हैं, पॉइंट 1 से जब पॉइंट 2 जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपने कितना ट्रेवल किया, डेल्टा आर, जो उनके दरमियान डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा डेल्टा आर। और डेल्टा आर की वैल्यू मुझे मालूम है कि -G R1 R2, और साथ डेल्टा आर कितना है जी, R2 -R1। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखिए, ये R1 R2 इसके नीचे भी आ सकता है, इसके नीचे आएगा जब मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लेकर जाऊंगा। तो जरा देखिए, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 कितना आया, -G R2 R1 एज इट इज, और ये R1 R2 इससे भी डिवाइड होगा, और ये R1 R2 इससे भी डिवाइड होगा। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें, कुछ कैंसिलेशन होगी यहां पर, R2 से कैंसिल, R1 से कैंसिल, तो हमारे पास जो रिमेनिंग फॉर्मूला रह जाएगा 1 से 2, वो आ जाएगा -G 1 ओवर R1 -1 ओवर R2। ये हमारे पास वर्क डन आ गया 1 से 2 तक जाने का। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वर्क डन निकालना है 2 से 3 तक, फिर क्या करेंगे 3 से 4 तक, और फिर लास्ट इंटरवल। इमेजिन करें ये n है, तो इससे पहले कोई इंटरवल n-1 भी तो होगा ना, तो हम सारे इंटरवल्स का वर्क निकालेंगे। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो एक इंटरवल का जो वर्क आया यही इतनी मुश्किल से आया है, सारे इंटरवल्स का वर्क कैसे निकालेंगे। अगर आप देखें इस फार्मूले के अंदर एक खास बात है, इधर 1 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, यानी कि जब आप 1 से 2 जा रहे हैं तो इधर 1 का डिस्टेंस आ रहा है सेंटर ऑफ अर्थ से, इधर 2 का डिस्टेंस आ रहा है सेंटर ऑफ अर्थ से। यहां से हमें एक क्लू मिलता है, और वो क्लू ये है
कि मैं कहूंगा सिमिलरली कि बिल्कुल इसी तरह बजाय फॉर्मूला डिराइव करने के मैं कह सकता हूं अगर मैं 2 से 3 जाऊंगा तो माइनस जी एम एम और इधर 2 का डिस्टेंस आ जाएगा और इधर 3 का डिस्टेंस आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं 3 से 4 पॉइंट पर जाऊंगा तो इधर 3 का डिस्टेंस आ जाएगा और इधर 4 का डिस्टेंस आ जाएगा। और करते 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 जब मैं लास्ट पॉइंट पर पहुंचूंगा स्टूडेंट्स तो मैं कहूंगा n-1 पॉइंट से n पॉइंट तक, तो फिर मैं कहूंगा कि इधर n-1 आ जाएगा और इधर n आ जाएगा। तो बजाय कि मैं हर पॉइंट का अलग-अलग डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, बजाय कि मैं हर पॉइंट का अलग-अलग फार्मूला निकालूं, मैंने एक फार्मूला निकाला और उसकी सिमेट्री देखते हुए मैंने बाकी सारे फार्मूले जो है इंटरवल्स के लिए ऑटोमेटिकली लिख दिए। अब मुझे मालूम है ये हर इंटरवल का फार्मूला है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये वो वर्क है जो आपने उस पॉइंट से 1 से इंफिनिटी तक लेकर जाना है। सारे इंटरवल्स का वर्क तो आ गया, तो फिर हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, इन सारे वर्क्स को ऐड करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स एक बात देखिए, जब सारे वर्क्स ऐड होंगे, माइनस जीएमएम इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, यहां भी, तो मैं क्यों ना पहले ही माइनस जीएमएम को एक दफा कॉमन ले लूं। तो ये आ जाएगा माइनस जी एम एम, कॉमन आ गया। अब ऐड करनी है सारी टर्म्स, ये तो मैंने एक ही दफा लिख दिया ना कॉमन में, तो इसको तो छोड़ दें। अब ये सारी टर्म्स ऐड होनी बेसिकली 1/r1 माइनस 1/r2, ये दोनों टर्म्स आ गए। उसके बाद 1/r2 माइनस 1/r3, उसके बाद 1/r3 माइनस 1/r4। उसके बाद फिर ये डॉट शो करा कि और भी बहुत सी टर्म्स है जो मैंने यहां पर इग्नोर कर दी क्योंकि मैं इनफाइनाइट टर्म्स तो नहीं ना लिख सकता। और फिर करते करते 1/r n माइनस 1 माइनस 1/r n। नाउ स्टूडेंट्स ये सारी टर्म्स आ गई। अब खास बात क्या है ये देखिए जी, 1/r2 और माइनस 1/r2 तो कैंसिल कर देंगे, 1/r3 माइनस 1/r3, इस तरह माइनस 1/r4 से आगे 1/r4 होगा जो मैंने नहीं लिखा। इसी तरह से 1/rn माइनस 1 से पहले माइनस में 1/rn माइनस 1 होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। नहीं कैंसिल होंगी तो ये दो टर्म्स होंगी, नहीं होंगी जिनके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूं। तो ये देखिए जी, फार्मूला हमारे पास क्या रह जाएगा कि माइनस जी एम एम और ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/rn। नाउ स्टूडेंट्स ये वो टोटल वर्क है जो पॉइंट 1 से n तक जाने में लगा। अगर मैं चाहता हूं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना, तो फिर मैं चाहूंगा पॉइंट 1 से n तक नहीं, पॉइंट 1 से इंफिनिटी तक जाना। और फिर मैं सपोज करूंगा कि ये जो पॉइंट n है ये कहां हो? इंफिनिटी पर हो। तो लेट्स सपोज पॉइंट n is at infinity। Now स्टूडेंट्स अगर पॉइंट n इंफिनिटी पर होगा तो फिर जमीन से उसका डिस्टेंस कितना बनेगा? इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर ये पॉइंट इंफिनिटी पर है तो जमीन से इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा। तो मैं कहूंगा कि rn यानी कि जमीन के सेंटर से इन पॉइंट तक का डिस्टेंस वो तो इंफिनिटी होगा। अगर rn इंफिनिटी है तो फिर 1/rn क्या होगा स्टूडेंट्स? हम कहेंगे 1/rn 1/infinity होगा, और 1/infinity तो स्टूडेंट्स 0 होता है। तो यहां से हमें पता चला कि ये जो 1/rn है ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 में इधर पुट करता हूं। तो हम निकाले थे टोटल वर्क डन पॉइंट 1 से कहां तक जाने का? इंफिनिटी तक। तो आप देखेंगे माइनस जीएमएम आ जाएगा एज इट इज, और साथ हमारे पास 1/r1 माइनस 1/rn और 1/rn तो 0 आया है। नाउ स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास रह जाएगा माइनस जी एम एम ओवर r1। r1 क्यों आया? क्योंकि मैं पॉइंट 1 की ये 1 से इंफिनिटी तक जाने का वर्क निकाल रहा था।
अगर मैं पॉइंट 2 से इन्फिनिटी तक जाने का वर्क निकालूंगा तो फिर पॉइंट 2 का डिस्टेंस आएगा यानी R2 आ जाएगा और 3 के लिए R3 आ जाएगा। तो मैं जनरल फॉर्मूला यहां से बना देता हूं, मैं कहता हूं फॉर एनी पॉइंट मतलब जनरल, कोई भी पॉइंट हो, तो फिर ये फॉर्मूला बनेगा कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस GM ओवर R1 की जगह क्या आ रहा है R का मतलब है जो भी पॉइंट है उसका जमीन के सेंटर से डिस्टेंस, जो भी पॉइंट है। अगर R1 पॉइंट 1 है तो R1 आ जाएगा, पॉइंट 2 है तो R2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन हो गया। कहां से कहां तक जाने के लिए? किसी भी पॉइंट से इंफिनिटी तक जाने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट से इंफिनिटी तक जाने के लिए जो वर्क चाहिए होता है वो तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब ये जो मैंने टोटल वर्क लिखा है एक्चुअली में ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला है जिसको हम काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जिस पॉइंट की, आपने उस पॉइंट का जमीन के सेंटर से डिस्टेंस लेना है। जिस पॉइंट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट का जमीन के सेंटर से आपने डिस्टेंस लेना है। यानी कि अगर पॉइंट 1 की फाइंड आउट करनी है तो ये डिस्टेंस आएगा, पॉइंट 2 की तो ये डिस्टेंस आएगा, पॉइंट 3 की तो ये डिस्टेंस आएगा। अगर आप जमीन के ऊपर ही हैं तो जमीन के ऊपर मौजूद होंगे तो फिर आप इस पॉइंट की यहां से यहां तक डिस्टेंस आएगा और यहां से यहां तक तो डिस्टेंस जमीन का अपना रेडियस नहीं हो जाता। इसका मतलब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होगी? देखते हैं जी। एट सरफेस ऑफ अर्थ यही फॉर्मूला बन जाएगा -GMM ओवर उस चीज का डिस्टेंस, तो वो कैपिटल R आ जाएगा क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं जमीन के अपने रेडियस की। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर एनी पॉइंट है और ये उस पॉइंट के लिए है जो पॉइंट जमीन की सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये दोनों फार्मूले अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। अब हम इन सारी चीजों को कंक्लूड करेंगे जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि भाई इस फार्मूले की वाकई में इंपॉर्टेंस है क्या। तो जरा देखते हैं मजीद चीजें, इस लेक्चर की कंक्लूजन क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि आपके बुक के पेज नंबर 88 के ऊपर ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें बड़े ही मिक्स करके लिखी हुई हैं, लेकिन हम उनको बड़ी डिटेल से और लॉजिकल वे से डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका खुलासा ये है कि आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब दो किस्म की है। एक तो सिंपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं mgh है। और फिर हम लोगों ने आज के लेक्चर में एक नया फॉर्मूला डिराइव किया जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? -GMM ओवर R। R क्या है? उस पॉइंट का जिसकी एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, उस पॉइंट का जमीन के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें सीखने वाली बातें क्या है, मैं दोनों को कंपैरिजन बताऊंगा और आप लोगों ने उस पैराग्राफ पर फोकस करना है। नाउ ये देखिए, हमारे पास सबसे पहली बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इसमें मास है, g है और हाइट है। कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जिसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती हो। हाइट भी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, मास पॉजिटिव होता है, g की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब हम देखेंगे ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हर पॉइंट पर पॉजिटिव आएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं हाइट 1 मीटर पर देखूं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है 2, और जब मैं कहीं और पर देखता हूं 4 और फिर 6 और फिर 8, यानी कि हम कहेंगे
कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज किसी भी पॉइंट पर देखो तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन तीनों चीजों में से कोई एक भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसमें क्लियरली नेगेटिव साइन नजर आ रहा है, और ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपके जो आज के टॉपिक के जो कंक्लूजन्स बनते हैं उसमें पहला कंक्लूजन क्या है जी? पहला कंक्लूजन है दैट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is always have a negative value। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हर पॉइंट पर नेगेटिव आएगी, और उसकी रीजन क्या है? वो नेगेटिव आपके फार्मूले का हिस्सा है। आपकी ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएं, फिर भी जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होंगी तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फर्क, लो जी, हमारे पास एक ये फार्मूला है, ये फार्मूला कह रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट डिपेंड्स अपॉन हाइट। जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर देखें, मैंने इसको फार्मूलों को ये जो वैल्यूज दी है डिफरेंट पॉइंट्स पर, ये भी बिल्कुल सोच समझ कर दी है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं जमीन से, जो वैल्यूज हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वो बढ़ती जा रही है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाते हुए बढ़ती है। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम इसकी बात करते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ रिलेशन देखते हैं, वहां तो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है ना, तो पता चल रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ये भी बढ़ेगी। लेकिन आप देख रहे हैं यहां जो डिस्टेंस है वो कहां आ रहा है? वो नीचे आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो एक्चुअली इनवर्स लग रहा है। तो इसका मतलब जब मैं यहां ऊपर जाते हुए डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा तो देखो डिस्टेंस बढ़ेगा। जब नीचे है डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। यानी कि यहां तो इस तरह से 2 4 6 8 है ना, ऊपर जाते हुए बढ़ रहा है, यहां ऊपर जाते हुए कम होगा। तो यूं सपोज करते हैं जैसे यहां 10 है और फिर यहां 8 है और यहां 6 है और यहां 4 है और यहां 2 है और इस तरह से ऊपर जा रहा है। तो बच्चे यहां से फौरन से कहते हैं अच्छा सर, इसका मतलब इस फार्मूले और इस फार्मूले में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है कि ये कहता है ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है और ये कहता है ऊपर जाते हुए एनर्जी कम हो रही है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुननी है आप लोगों ने। ये देखिए, ये नेगेटिव साइन को भूल गए ना आप लोग। अब आपको मालूम है हर पॉइंट पर, मैंने पहले लिखा है, हर पॉइंट पर नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये जो 10 आएगा ये -10 आएगा, ये जो 8 है ये -8 होगा, ये -6 -4 -2 होगा। अब आप मुझे बताएं कि -10 बड़ा है कि -8 बड़ा है? अब कहेंगे सर -8 बड़ा है। नेगेटिव में जितनी वैल्यू छोटी होती है एक्चुअली वो छोटी नहीं होती, वो उतनी ही बड़ी होती है। -2 -10 से बहुत ज्यादा है। यानी कि लग ऐसा रहा है जैसे वैल्यूज ऊपर जाते हुए कम हो रही हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये AGPE यानी कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग और बिकमिंग लेस। मैं कहूंगा कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज बिकमिंग लेस एंड लेस। और अगली बात सुनिएगा, नेगेटिव। मैं कहूंगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाते हुए कम होती जा रही है, नेगेटिव में कम होती जा रही है, बिकमिंग लेस एंड लेस नेगेटिव। और जब कोई चीज नेगेटिव में कम हो तो वो कम नहीं होती, वो तो ज्यादा हो रही है। इसका मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों के मीनिंग ऑपोजिट हैं, लेकिन हकीकत में ये भी कह रहा है कि हाइट ज्यादा होने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और ये भी कह रहा है
कि हाइट या डिस्टेंस बढ़ने से, जमीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बढ़ने से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है नेगेटिव में, और नेगेटिव में जब कम हो तो इसका मतलब, कहने का मतलब यही है कि बढ़ रही है। तो याद रखिएगा जब आप ऊपर जा रहे हो तो उस हिसाब से भी एनर्जी बढ़ रही है और इस फार्मूले के हिसाब से भी एनर्जी कम हो रही है नेगेटिव में, मतलब बढ़ ही रही है। तो ये बात बिकमिंग लेस एंड लेस नेगेटिव, दैट इज, फिर भी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं कह देता हूं, दैट इज इंक्रीजिंग, यानी कि ये भी ऊपर जाते हुए बढ़ ही रही है। और ये बात आपकी बुक के इस पैराग्राफ में, ये जो लाइन है इसमें आप लोगों को नजर आ रही है कि वो कह रहा है कि बिकमिंग लेस एंड लेस नेगेटिव, दैट इज इंक्रीजिंग। नाउ स्टूडेंट्स, जरा अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट नंबर 3, देखते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो होती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं हाइट की जगह अगर जीरो पुट कर दूं तो सबसे मल्टीप्लाई होकर ये पूरी की पूरी चीज जीरो हो जाएगी ना। इसका मतलब मैं अगर कहूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो होती है, जहां हाइट जीरो होती है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो जीरो है वो यहां एग्जिस्ट करता है। इसलिए जब मैं कहता हूं ना इसकी एनर्जी 6 है, इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी ग्राउंड के लिहाज से 6 है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है, सरफेस ऑफ अर्थ जीरो पर है। यानी कि जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हु इज द स्टैंडर्ड, आपने कहां से सारा रेफरेंस वैल्यूज कहां से देखनी है, आपका रेफरेंस कौन है, आपका रेफरेंस अर्थ सरफेस है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। अब आप हर चीज की, जब मैं कहता हूं भाई फलां चीज के पास 8 जूल एनर्जी है, किसके लिहाज से, जमीन के सरफेस के लिहाज से, जहां पर उसकी जीरो थी तो उस पॉइंट पर उसकी 8 जूल होगी। अब यहां पर जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है, इस डिस्टेंस में क्या पुट करूं कि आंसर जीरो आ जाए। अब जरा तवज्जो से देखिएगा, वो डिस्टेंस ऊपर था लेकिन ये डिस्टेंस डिनोमिनेटर में नीचे है। आपको पता है नीचे अगर मैं इंफिनिटी पुट कर दूं तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, नीचे जब इंफिनिटी आ जाए तो उसका आंसर याद रखिएगा क्या बनता है, जीरो बनता है। यानी कि आर की वैल्यू इंफिनिटी पुट करूंगा तो आंसर जीरो आएगा। इंफिनिटी का मतलब क्या है, इंफिनिटी का मतलब है ग्रेविटी से बाहर, ये पॉइंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो होती है, इंफिनिटी पर। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जीरो कहां है, सरफेस पर, जबकि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जीरो कहां पर है, इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी हमारा रेफरेंस पॉइंट है, किसके केस में, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और सरफेस हमारा रेफरेंस पॉइंट है किसके केस में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम समझते थे कि हम चीजों को एनर्जी के लिहाज से जब हमने देखना है तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हमेशा ग्राउंड होगा, जमीन की सरफेस होगी। लेकिन हकीकत ऐसा है कि अगर आप ये फार्मूला यूज कर रहे हैं तो फिर तो ग्राउंड है, लेकिन अगर आप ये फार्मूला यूज कर रहे हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी है। और ये बात भी आपकी बुक ने लिखी हुई है इस पॉइंट पर। तो ये देखिए उसने लिखा है कि रेफरेंस पॉइंट जो है वो इंफिनिटी भी हो सकता है और वो सरफेस ऑफ अर्थ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप फार्मूला कौन सा चूज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा, ये बात भी हम लिख देते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ और इंफिनिटी both can be chosen as reference point। जिस पॉइंट से आपने कैलकुलेशंस करनी है, जिसके हिसाब से देखना है, जिसके रिलेटिव देखना है, वो पॉइंट आपका इंफिनिटी भी हो सकता है और वो पॉइंट आपका सरफेस ऑफ अर्थ भी हो सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, जहां पर हमने डिस्कस किया कि सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सरफेस पर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां जीरो है, इंफिनिटी पर। और ये बात भी आपकी बुक ने, ये देखें इस लाइन में लिखी हुई है
कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट इंफिनिटी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक और पॉइंट आया कि AGPE यानी कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट इंफिनिटी। स्टूडेंट जीरो किसे बोलते हैं? आप जीरो का वर्ड मैथ्स के अलावा भी कहां यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट हो, आप कहें या तो बिल्कुल जीरो है, इसका मतलब क्या है? यानी बिल्कुल मिनिमम तेरे पास जो है वो लॉजिक है, अकल है। तो जब भी आपने किसी चीज का मिनिमम शो करना हो तो आप उसको जीरो कह देते हो। अब बिल्कुल इसी तरह से जब हम बात करते हैं यहां जीरो की, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके पास जीरो एनर्जी है। जीरो एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर आप बाकी सारे पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो सबसे कम है, हमने इसको जीरो कह दिया। और यहां पर आप देखें, हम कहते हैं कि भाई एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो है, तो यहां पर भी बच्चे कहते हैं अच्छा ये जीरो है यानी कि मिनिमम है। नहीं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा तवज्जो करना। इधर देखो, 2 के हिसाब से जीरो छोटा है ना, 4 के हिसाब से जीरो छोटा है, इसलिए हमने बोला जीरो जो है वो मिनिमम है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, और जब वैल्यूज पॉजिटिव हो तो जीरो पॉजिटिव के लिहाज से सबसे छोटी चीज बनती है। लेकिन यहां देखिए स्टूडेंट्स, फर्क है, यहां नेगेटिव है हमारे पास, और नेगेटिव वैल्यूज जीरो से छोटी होती हैं। तो याद रखिएगा, ये जो जीरो है ये कहने को जीरो है, लेकिन इसका मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब मिनिमम नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम है। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इंफिनिटी, बट इट इज मैक्सिमम। लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू जो जीरो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि बाकी सारे जो नेगेटिव है, हम समझते थे कि ये दोनों फार्मूले बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आप देखिए उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन उनके रिजल्ट डिफरेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर इसमें डिस्टेंस ऊपर आ रहा है, इसमें डिस्टेंस नीचे आ रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन के लगने से मतलब वही बन गया कि ये भी कहता है ऊपर जाते हुए एनर्जी पॉजिटिव ज्यादा हो रही है, मतलब बढ़ रही है। ये कहता है ऊपर जाते हुए एनर्जी नेगेटिव में कम हो रही है, मतलब बढ़ रही है। दोनों का एक ही मतलब। ये कहता है कि जीरो यहां है, और ये कहता है कि जीरो यहां है, और यहां से लगा कि ऑपोजिट चीज बन रही है। लेकिन आपने देखा उसका जीरो यहां मिनिमम है और यहां पर मैक्सिमम बनेगा। उसका जीरो यहां गया है, लेकिन अगर जीरो यहां गया मतलब उसका क्या आ रहा है? मतलब उसका मैक्सिमम का ही आ रहा है। तो ये भी दोनों फार्मूले बता रहे हैं कि भाई यहां एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, जितना आप दूर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब जरा एक और बात देखते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमारे लिए एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक शख्स मुझे आकर कहता है भाई ये मार्कर यहां पर खड़ा है ना, इसके पास एनर्जी है 5 जूल। मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल किसी काम की नहीं। मुझे अगर वो कहता है कि यहां एनर्जी है 6 जूल, मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन भी किसी काम की नहीं है। लेकिन जब ये दोनों इंफॉर्मेशन होंगे, मुझे ये पता चल जाएगा अगर मैंने मार्कर को यहां से यहां तक लेकर जाना है तो मुझे उसको 1 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? एनर्जी और चेंज इन एनर्जी? चेंज इन एनर्जी। तो याद रखिएगा, अब हम चेंज इन एनर्जी की बात करते हैं। देखें यहां आप ऊपर जा रहे हैं, 2 में क्या ऐड करें तो 4 आ जाए, +2। 4 में क्या ऐड करें तो 6 आ जाए, +2। यानी कि एनर्जीज भी पॉजिटिव है। ये एनर्जी है, ये इस पॉइंट की एनर्जी है, और ये है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी भी पॉजिटिव आ रही है। अब यहां एनर्जी इस पॉइंट की नेगेटिव है, इस पॉइंट की एनर्जी भी नेगेटिव है, लेकिन -10 -8 पर जाने के लिए क्या ऐड करूं? -10 में अगर मैं +2 ऐड करूं तो -8 नहीं बनेगा स्टूडेंट। इसका मतलब यह हुआ कि भले यहां हर पॉइंट की एनर्जी नेगेटिव है, मगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो चेंज है वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और ऐसा ही होता है जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर लेकर जाए, वो खुद ब खुद नहीं आती, बल्कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो याद रखिएगा, हालांकि
हर पॉइंट पर एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन चेंज इन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। यहां भी ऐसा लग रहा था जैसे दोनों चीजें ऑपोजिट है, लेकिन यहां पर भी चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव में आई है इस फार्मूले के हिसाब से, और इस फार्मूले के हिसाब से भी चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव में ही आई है। नाउ स्टूडेंट्स, ये बात भी हम लिख देते हैं पॉइंट नंबर 5 कि although value of AGPE, absolute gravitational potential energy, at any point, किसी भी पॉइंट पर देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है, हर पॉइंट पर नेगेटिव है, ठीक है। एट पॉइंट एनी पॉइंट इज नेगेटिव, बट चेंज इन एनर्जी, is always पॉजिटिव। याद रखिएगा, भले हर पॉइंट पर एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन एनर्जी का जो चेंज है वो पॉजिटिव है। ये भी कह रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो +2 एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, और ये भी कह रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो +2 एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू -10 है, इसकी वैल्यू -8 है। ये भी कह रहा है कि +2 एनर्जी देनी है, और ये कह रहा है नहीं इस पॉइंट पर 0 है, इस पॉइंट पर +2 है, लेकिन कहने का मकसद तो यही है कि यहां से यहां जाना है तो +2 एनर्जी देनी है। तो दोनों के रिजल्ट सेम है, दोनों के कहने का अंदाज फर्क है दोनों फार्मूले का, लेकिन दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये कॉन्सेप्ट यूज करें और ये कॉन्सेप्ट यूज करें। लेकिन फिर आप पूछेंगे कि सर अगर ये कॉन्सेप्ट एक जैसा था तो फिर हमने इसको 9th-10th में पढ़ा था, इसी को क्यों नहीं चला रहे, ये नया कॉन्सेप्ट क्यों आया? कुछ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ ऐसी खास जगह जहां ये फार्मूला जो है वो फेल हो जाता है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जरा मजीद देखते हैं, हमारे पास ये जो पॉइंट नंबर 5 मैंने लिखा है कि चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी आपकी बुक के इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस किया कि मैक्सिमम कहां होती है, मैक्सिमम तो होती है इंफिनिटी पर। अब हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां होती है। यहीं पर देख लें स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां मिनिमम होगी, हाइट पर डिपेंड कर रहा है। जितनी हाइट कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जितनी हाइट कम उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम, और हाइट सबसे कम कहां होगी, सरफेस के ऊपर, 0 हाइट, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0। अब हमारे पास यहां उल्ट रिलेशन लग रहा है, लेकिन अब मैंने आपको काफी दफा एक्सप्लेन कर दिया नेगेटिव साइन का मतलब। याद रखिएगा, हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम कहां होगा, सरफेस पर ही होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मिनिमम था। लेकिन उसकी लैंग्वेज में मिनिमम है लेकिन 0 है, और इसकी लैंग्वेज में मिनिमम होगा लेकिन कुछ वैल्यू होगी, 0 नहीं होगा। तो फर्क नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। तो दोनों का मिनिमम, जिस तरह दोनों का मैक्सिमम इंफिनिटी पर है, इसी तरह से दोनों का मिनिमम भी सरफेस के ऊपर है। तो देखने में लग रहा था जैसे दोनों फार्मूले बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ। और ये कितनी होगी जरा देखते हैं, U इज इक्वल टू -G/m ओवर, नीचे डिस्टेंस था, जब आप सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे तो आपका डिस्टेंस क्या बनेगा, ये देखिए आप सरफेस पर हैं, यहां है, और जब आप यहां होंगे तो आपका डिस्टेंस जमीन के सेंटर से जमीन का अपना रेडियस बनेगा r। तो यहां पर हमारे पास मैं r पुट कर दूंगा। अब ये है जमीन के ऊपर अगर आप मौजूद हो, ये मैंने पहले भी फॉर्मूला लिखा था जब मैं डेरिवेशन कर रहा था, अगर आप जमीन की सरफेस के ऊपर मौजूद हैं तो हमारे पास इतनी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होगी, और ये मिनिमम होगी अगर हम इंफिनिटी के लिहाज से देखें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये देखिए हमारे पास नंबर 7, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब होता है कमी, डेफिसिट। डेफिसिट, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं मेरे अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब ये नहीं मेरे अकाउंट में बैलेंस है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट में अभी पैसे हैं भी नहीं
और इवन मैंने भी देने हैं, उधार चढ़ा हुआ है, तो नेगेटिव का मतलब ये होता है, कमी को जाहिर करता है। यहां पर नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये देखें। नेगेटिव, अगर मैं कहूं ये नेगेटिव एड क्या बता रहा है? कमी को। किस चीज की कमी? एनर्जी की कमी। कहां से? इंफिनिटी तक जाने के लिए। इंफिनिटी पर अगर जाना हो तो इंफिनिटी पर एनर्जी कितनी होनी चाहिए आपकी? 0। और आपके पास कितनी है? -8। इसका मतलब ये नहीं आपके पास 8 है, इसका मतलब ये है इंफिनिटी पर जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसमें से 8 कम है आपके पास, इसलिए आप यहां मौजूद है। ये पॉइंट की -2 क्या कह रही है कि आपके पास एनर्जी 2 है या 2 कम है? 2 कम है, -2 है। कहां से 2 कम है? किस चीज के लिए 2 कम है? इंफिनिटी पर जाने के लिए 2 कम है। तो ये हमारे पास कमी को शो कर रहा है। और जिनका नेगेटिव साइन है, इसका मतलब यह है अगर मैं, इनके पास एनर्जी कम है, अगर मैं इनको छोड़ूं, क्या ये इंफिनिटी पर जाएंगे? नहीं भाई, इनके पास तो 6 एनर्जी कम है, तो फिर ये कहां जाएंगे? जमीन की तरफ गिरेंगे। तो जहां जहां नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब है कि आपके पास एनर्जी कम है, आप इंफिनिटी पर नहीं जा सकते, आप जमीन पर गिरेंगे। दूसरे अल्फाज में नेगेटिव साइन कब आएगा? जब आप शो करेंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो इतनी कम है कि आप जमीन से नहीं निकल पाएंगे, बल्कि जमीन आपको खींच लेगी, यानी कि अट्रैक्शन होगी हमेशा। तो याद रखिएगा ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटी कभी भी आपको धक्का नहीं देगी, रिपेल नहीं करेगी। कुछ फोर्सेज हैं जो रिपेल भी करती हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स है, कूलम फोर्स, जो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अर्थ है और दूर एक प्लैनेट है, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये कभी एक दूसरे को रिपेल कर ही नहीं सकते। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स होती है, और मैथमेटिक्स में इसको नेगेटिव साइन बनाकर शो किया जाता है। और ये बात भी आपकी बुक के इस पैराग्राफ में ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है और ये नेगेटिव साइन का मतलब भी लिखा हुआ है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले जो है वो कंट्राडिक्ट कैसे नहीं करते, क्योंकि एक फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे फार्मूले से, तो अगले 5 मिनट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से लिखना है, तब भी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग ये मजीद 5 मिनट का जो क्लिप है इसको लाजमी देखें। नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को अब ये पता चल चुका है कि हमारे पास 2 फार्मूले, एक ये और एक ये, और बच्चे इसको समझते थे कि बिल्कुल ऑपोजिट बातें हैं। वो फार्मूला कुछ और बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं एक दूसरे की। उसमें डिस्टेंस ऊपर आ रहा है, इसमें डिस्टेंस नीचे आ रहा है, लेकिन हमने देखा डिस्टेंस नीचे आया और नेगेटिव साइन भी तो आ गया, जिससे मतलब चेंज नहीं हुआ। फार्मूले 2 हैं लेकिन मतलब एक है। ये फार्मूला भी कहता है यहां एनर्जी मैक्सिमम, यहां मिनिमम। ये कहता है यहां 0 लेकिन मतलब मैक्सिमम है, और यहां मिनिमम। ये कहता है कि हर वैल्यू पर एनर्जी पॉजिटिव है लेकिन ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है। ये कहता है नहीं, हर वैल्यू पर एनर्जी नेगेटिव है लेकिन ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ ही रही है। तो बातें बिल्कुल सेम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में कर रहे हैं। अब आप किसको लगाएंगे फार्मूला? क्या आप ये यूज करेंगे या ये? कौन इंपॉर्टेंट है, ये या वो फार्मूला? अब इसका जवाब देखने के लिए मैं आपको कुछ चीज बताने लगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसको आपका आर्टिकल कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करता, आप लोगों ने भी नहीं करना, लेकिन आपके जहन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये एक्चुअली किस तरह से काम करता है। ये देखिए मेरे पास अर्थ है, जरा इमेजिन करें कि कोई आपको कहता है कि भाई ये है पॉइंट ए जमीन के ऊपर, ये है पॉइंट बी 1 मीटर ऊपर, और आपसे कोई पूछता है, सपोज करें आप इंजीनियर हैं या आप फिजिसिस्ट हैं, कोई आपसे कहता है भाई ए से बी तक जाना है, बताएं कितनी एनर्जी चाहिए। इसके लिए 2 बातें, पहले तो आपको ए पर एनर्जी चाहिए, ए पर, और फिर आपको बी पर एनर्जी चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि ए से बी जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। आप फौरन से कहते हैं कोई मसला ही नहीं, ए से बी कितनी एनर्जी चाहिए मैं भी आपको बताता हूं। लेकिन जब आप ये कहते हैं आपको फौरन याद आता है कि यार एनर्जी के तो हमारे पास एक फार्मूला है ही नहीं, बल्कि एनर्जी का हमारे पास 2 फार्मूले,
एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला। अब आप दोनों को यूज करते हैं एक साथ और देखते हैं कि भाई किसको यूज करना चाहिए और किसको नहीं, सीधा सीधा पता चल जाएगा। लो बे, इस तरफ मैं आपके पास वो mgh वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। इस तरफ मैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करूंगा और वो क्या है, -G/m/r। नाउ देखते हैं क्या फर्क आएगा। जो बॉडी मैंने लेकर जानी है ना ए से बी, वो भी मैं इमेजिन कर लेता हूं कि उसका मैस है 1 kg। उसका मैस कितना है, 1 kg। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा। पॉइंट ए कहां है, जमीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर। और जब सरफेस के ऊपर होगा तो सरफेस से तो हाइट लेनी होती, तो इसकी हाइट कितनी बन रही है, 0। जैसे आपके सामने एक ईंट जो है वो ग्राउंड के ऊपर पड़ी हो तो उसकी हाइट क्या है, कोई हाइट नहीं है, 0 है। और जब मैं h0 पुट करूंगा तो आपके पास इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, 0। किसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से। फिर मैं इस पॉइंट की बात करता, इस पॉइंट पर, यह पॉइंट जमीन से ऊपर है, कितना ऊपर है, 1 मीटर। यहां मुझे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। अब मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं, बल्कि यहां अलहदा कर देता हूं। लो जी, m मैस है, मैस तो मैंने बताया कितने केजी का है, 1 केजी का है। और g सबको पता है 10 होती है g की वैल्यू, 9.8 या हम 10 ले लेते हैं। और हाइट कितनी है, कितनी हाइट हमेशा कहां से देखते हैं, सरफेस से, तो वो 1 मीटर है, तो ये 1 आ जाएगा। नाउ ये आया टोटल आंसर 10 जूल्स। यानी कि यहां जो एनर्जी है वो कितनी है, यहां जो एनर्जी है वो 10 जूल्स है। यहां एनर्जी कितनी है, 0। तो अगर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाना है तो दूसरे अल्फाज में आपने एनर्जी को 0 से 10 जूल तक बढ़ाना है। तो कितनी एनर्जी बढ़ाई आपने, 10 जूल। यानी आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 10 जूल। किस फार्मूले को यूज करते हुए, ये वाला फार्मूला, mgh वाला फार्मूला। इस फार्मूले को अगर आप यूज करें तो आपका आंसर आता है कि 10 जूल एनर्जी आपको चाहिए यहां से यहां तक जाने के लिए। अब इस आंसर को याद रखिएगा। अब जरा आगे देखते हैं। इस पॉइंट ए के लिहाज से ये फार्मूला लगाता हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा। पॉइंट ए, ये देखिए एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है जी, -G 6.67 × 10⁻⁻11। ये वैल्यूज याद रखें। मैस ऑफ अर्थ का मैस होता है 6 × 10⁻24 kg, बहुत ज्यादा मैस है। तो 6 × 10⁻24 kg ऊपर मैस आएगा। मैस तो उस बॉडी का 1 kg है और फिर डिवाइड बाय नीचे डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस, इस फार्मूले का जो डिस्टेंस है वो कहां से है, सेंटर ऑफ द अर्थ से। पॉइंट ए पर है तो सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस बनेगा वो ये नहीं बनेगा, ये सेंटर ऑफ अर्थ है और ये पॉइंट ए है। तो ये तो जमीन का रेडियस बन रहा है। और जमीन का रेडियस कितना होता है, याद रखिएगा, 640000। ये हमारे पास इतने मीटर्स होते हैं। अच्छा, जब आप इस सारी वैल्यू को सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा माइनस आएगा और साथ आएगा 6253125 ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट, मैं ये सारी कैलकुलेशन मिटा रहा हूं और इस सारी कैलकुलेशन में बस मैं सिंपल ये लिख रहा हूं कि एट पॉइंट ए हमारे पास कितना आंसर आया, -6.25। यहां ही लिख देता हूं, पॉइंट ए पर -6253125 ये आ गया आंसर। इतने जूल्स वो कह रहा है और ये कह रहा था कितने जूल, 0 जूल यहां पर। तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर बड़ा ही खौफनाक, भयानक सा इतना बड़ा आंसर आया। अभी आपके वोट यकीनन उस फार्मूले के साथ चले गए होंगे। अच्छा, पॉइंट बी पर देखते हैं। पॉइंट बी पर हम फिर से ये फार्मूला लगाते हैं। नाउ वही हमारे पास फार्मूला था, पॉइंट बी पर लगाता हूं। ये फार्मूला था पॉइंट बी पर, माइनस जी की वैल्यू वही 6.67 × 10⁻11। मैस ऑफ अर्थ वही अर्थ है, 6 × 10⁻24। मैस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वो तो 1 kg का है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अच्छा, पॉइंट बी से डिस्टेंस, ये देखिए आपको मालूम है इतना तो जमीन का अपना रेडियस था, उसमें क्या ऐड हुआ, 1 मीटर ऐड हुआ ना। तो पहले कितना था, 640000 और अब 1 ऐड हो गया
तो अब यहां पॉइंट बी से डिस्टेंस होगा 6400001। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आंसर है ये मैं पॉइंट बी पर लिख देता हूं। तो माइनस में आया हमारे पास, इसका आंसर निकाले तो नेगेटिव, और इस सारी चीज को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -6253124 जूल्स, यानी ये आंसर है। तो 6253124 जूल्स। अब जरा देखें स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कहता था इधर 0 इधर 10 है, तो आपको इधर से इधर जाने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। ये फॉर्मूला कहता है इधर इतनी है और इधर इतनी है। जरा देखते हैं यहां से यहां तक जाने के लिए कितना चाहिए। देखें, अगर आप देखें 2 तक आपका आंसर ऊपर भी सेम है और नीचे भी, यहां तक फर्क यह है कि यहां 50 है और यहां 40 है। अब माइनस में आप यूं समझो, यहां -50 है और यहां -40 है। भाई -50 से -40 में क्या ऐड करूं तो -40 आ जाए, -50 से मैं क्या ऐड करूं कि -40 आ जाए, तो आपको मालूम है 10 ऐड करूंगा, क्योंकि -50 + 10 -40 बनता है, यानी वही आंसर आया जो इसमें है। अब आपके एक सामने एक मैंने रियल एग्जांपल पुट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं या आप वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर सेम आंसर आ रहा है और मैं आपसे पूछूं कि आपको कहा जाए कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे, आप में से ज्यादातर बच्चे 100% बच्चे फौरन कहेंगे कि सर जब सेम आंसर आना है तो हम क्यों इतनी मुश्किल कैलकुलेशन में पड़े, हम क्यों ना इतना आसान काम करें। तो ज्यादातर बच्चों का वोट जाएगा इस फार्मूले के साथ। लेकिन हकीकत यह है कि यह फार्मूला सिर्फ जमीन के करीब करीब एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि यहां जी आ रहा है और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, हमेशा नहीं, बल्कि जी की वैल्यू 9.8 जमीन के करीब करीब होती है। अगर आप जमीन से बहुत दूर जाएं तो फिर जी की वैल्यू चेंज होगी और ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते। ये फार्मूले में हालांकि मुश्किल है, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, इंफिनिटी तक आप कहीं पर भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर आप क्लेवर हैं तो आप हमेशा इस फार्मूले को चूज करेंगे। हालांकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और हर जगह एप्लीकेबल है। मैं फिर कह दूं कि पॉइंट नंबर 7 तक आप लोगों ने लिखना है, उससे पहले सिर्फ ये सुनने की बात थी ताकि आपको आइडिया हो कि ये 2 फार्मूले क्यों हैं और हम इस फार्मूले को क्यों यूज नहीं करेंगे जब हम लार्ज डिस्टेंस में चलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने मैंने डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।